नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। दोस्तों, जुनूनी बातें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज एक शॉर्ट स्टोरी इस देश के जाबाज शहीदों के लिए 8 दिसंबर को सदा सदा के लिए अमर हो गए। सबसे पहले तो मेरा 13 भारतीय सैनिक ही कहेंगे उनको, विपिन रावत और उनकी वाइफ, उनको मेरी अंतिम श्रद्धांजलि। भगवान से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। और शहीदों की शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ तो चार चंद लाइनें उनके ऊपर बोलकर ही मैं मेरी वाणी को आगे जारी रखूंगा कि कभी ठंड में ठिठुर कर तो देखना, कभी ठंड में ठिठुर कर तो देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर तो देख लेना। कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर तो देख लेना, कभी सरहद पर चलकर तो देख लेना। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं कि एक सेनानी के परिवार से निकला हुआ विपिन रावत, उत्तराखंड की एक छोटी सी जगह से निकला हुआ इस देश का सपूत, कैसे सेना के सर्वोच्च पद और 2019 में जब एक CDS नाम से नया पद कार्यरत होता है इंडिया के अंदर, उसकी कमान उसको दी जाती है। सारी बातों में आज मैं आपके साथ खुलकर चर्चा करूँगा, लेकिन इससे पहले 8 दिसंबर 2021 को सुबह 9 बजे से जब शाम 6:05 तक ये इंडियन गवर्नमेंट और एयरफोर्स के द्वारा कंफर्मेशन होता है कि CDS विपिन रावत सदा सदा के लिए अमर हो चुके हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे। क्योंकि दोस्तों, शहीद कभी मरता नहीं है, वो इस मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ तन मन और धन समर्पित कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों, तमिलनाडु में कुन्नूर के पास एक वेलिंगटन जगह है जहाँ एक आर्मी स्कूल और कॉलेज चलती है, जिसके अंदर सेना के बड़े सैन्य ऑफिसर तैयार होते हैं। विदेशी स्टूडेंट्स भी वहाँ, विदेशी सैनिक भी वहाँ बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। वहाँ आते हैं, वहाँ 300 350 हमेशा इंडियन सैन्य ऑफिसर तैनात रहते हैं, कुछ नया जज्बा सीखने के लिए। विपिन रावत का भी पहले से कार्यक्रम तय था, वहाँ मोटिवेशनल सेमिनार, लेक्चर्स वगैरह चलते रहते हैं। इसके लिए इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बड़े ऑफिसर समय समय पर वहाँ जाते रहते हैं। दोस्तों, दिल्ली 3 कामराज रोड, जहाँ विपिन रावत का ऑफिस था, बंगला था, वहाँ से सुबह 9 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं और JP 5164 एक एयरफोर्स के विमान से वो रवाना हो जाते हैं और वहाँ से वो सुलूर जाते हैं। करीब 2.5 घंटे के बाद 11:30 पे वो वहाँ पहुँच जाते हैं और सुलूर से जब उनको कुन्नूर के लिए रवाना होना होता है, उस समय जो वेलिंगटन का जो बीच का रास्ता है, लगभग 150 किलोमीटर की वो दूरी है, लगभग 40-45 मिनट का वो रास्ता है, जिसके अंदर MI सीरीज का विमान जो घाटियों में जो खराब मौसम में चलने के लिए सुदृढ़ता हासिल कर रखी है, उन विमानों का प्रयोग किया जाता है। और हाल ही में केदारनाथ के अंदर जब नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो भी MI-17 से ही वहाँ के लिए गए थे। तो MI-17 में उड़ान भरते हैं विपिन रावत और मधुलिका उनकी पत्नी, उनके साथ में 7 और सैन्य ऑफिसर, जिसमें 2 बड़े ऑफिसर और 5 सिक्योरिटी होती है, वो भी इंडियन आर्मी से ही होते हैं, और 5 क्रू मेंबर, कुल मिला के 14 लोग वहाँ से वेलिंगटन के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, 11:45 पे रवाना होते हैं, 12:20 पर कुन्नूर के कटेरी इलाका, जो जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है,
जहाँ पर आवागमन की भी सुविधा नहीं है। वहाँ पर आसमान में एक आग का गोला दिखाई देता है। पास में ही एक आंगनवाड़ी केंद्र चलता है जिसमें मजदूर काम करते हैं। उनमें से किसी मजदूर की वहाँ नज़र पड़ती है और कहते हैं कि कुछ ही समय बाद में ज़मीन पर वो चॉपर गिरता है और बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो जिस आंगनवाड़ी में जो मजदूर काम कर रहा था वो पहले तो एकदम स्तंभ रह जाता है, फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। दोस्तों इतने में सारे वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। देखते हैं तो ज़मीन के ऊपर लाशें बिखरी पड़ी हैं और उसकी जब शिनाख्त करते हैं वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बुला लिया जाता है तो पता चलता है कि ये तो आर्मी का ऑफिस है, आर्मी का चॉपर है। तो पास में ही जो अपना वेलिंगटन के अंदर आर्मी बेस बना हुआ है, एयरफोर्स बेस बना हुआ है, वहाँ सूचना दे दी जाती है और उनको तो पहले से ही पता होता है क्योंकि उस चॉपर का इंडियन एयरबेस से जो वेलिंगटन एयरबेस है वहाँ से उनका संपर्क टूट जाता है और उनको ये भी पता होता है कि इसके अंदर कौन बैठा हुआ है। दोस्तों वहाँ की एयरफोर्स आर्मी आ जाती है। तमिलनाडु के जब सीएम को पता चलता है, चेन्नई इस बात का पता चलता है तो वहाँ के वन मंत्री को वहाँ पे भेजते हैं और पहला गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हमने 4 लाशों की शिनाख्त कर ली है। दोस्तों बात दिल्ली पहुँचाई जाती है, दिल्ली डिफेंस मिनिस्टर के पास में जाती है और प्रधानमंत्री से इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन समाचारों में पता चलता है, पहले कहते हैं कि 4 मरे, फिर कहते हैं 7 मरे, फिर बोलते हैं 11 मरे, फिर बोलते हैं 13 मरे, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी तक दोस्तों नहीं हुई थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लाशें बिल्कुल पूरी तरह जल चुकी थी। उनके चेहरों की शिनाख्त करके ये नहीं बताया जा सकता था कि ये कौन सा योद्धा है, ये कौन सा अमर शहीद है। तो दोस्तों इसका दूसरा इलाज होता है डीएनए टेस्ट करना और डीएनए टेस्ट करने के बाद में शाम को 6:05 पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आधिकारिक घोषणा कर दी जाती है कि इंडियन सीडीएस विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। एक बार तो ऐसे लगता है कि न जाने इस देश का अब क्या होगा। विपिन रावत के बारे में दोस्तों बताते हैं कि कारगिल वॉर के अंदर उसने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें विपिन रावत की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। पहाड़ी लड़ाकू माना जाता था विपिन रावत को। कहते हैं कि आतंकवादियों के ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया जाए उसकी बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से उसकी प्लानिंग अगर किसी ने अगर नज़दीकी से देखी है तो वो ये कहते हैं कि विपिन रावत के बराबरी नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसे महान योद्धा को मैं सत नमन करता हूँ और एक बार पुनः अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। दोस्तों विपिन रावत के साथ ये पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी 2 फरवरी 2015 को नागालैंड में चीता हेलीकॉप्टर से उनके साथ में ये हादसा हुआ था। चीता क्रैश हुआ था लेकिन उस टाइम तो मामूली चोट आके रह गई, लेकिन इस बार किस्मत दगा दे गई और दोस्तों हमारे बीच विपिन रावत नहीं रहे और उनकी पत्नी जो आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष, दोस्तों जो सेना का सर्वोच्च पद होता है, सेना अध्यक्ष होते हैं, सीडीएस होते हैं, उन्हीं की पत्नी जो शहीद होते हैं उनके परिवार की, उनकी पत्नियों की, विधवाओं की पूरी देख रेख उन्हीं की नज़र में रहती है। तो हमेशा के लिए भी मधुलिका भी इस देश सेवा के लिए समर्पित रही। मैं उनको भी एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कह के मैं मेरी वाणी को इतना कह के इन देश के जज्बातों को लिए मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि मेरी जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ़ हो जाता है, मेरी जज्बातों से मेरा कलम इस तरह वाकिफ़ हो जाता है। मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।